तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पहले हम रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स का डेफिनेशन हम 5 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला कि भैया रिसोर्स वो होता है जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे। दूसरा कि वो इजीली इन्वायरमेंट में पाए जाए। तीसरा कि भैया हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाएं या फिर बोले तो उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं। चौथा कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब हमें उस रिसोर्स को यूज करने में बहुत सारे पैसे तो नहीं लग रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है कि भैया लोग उसे कल्चरली एक्सेप्ट भी करें। तो ये हो गया रिसोर्स। अब हम ह्यूमन बींग्स मतलब हम अपने बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसोर्स का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स खोजबीन करते रहते हैं कि भैया कहाँ पे खुदाई करना है। इसी चक्कर में आज हमारे पास कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। अगर जानवर की बात करें तो भैया उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना है, पीना है और सोना है। तो हमें समझ में क्या आता है कि भैया अगर ह्यूमन बींग्स है तभी हम रिसोर्स के बारे में बात भी करते हैं। तो अब हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला आता है भैया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें 2 टाइप के आते हैं। पहला आता है बायोटिक। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि वो बायोस्फीयर से मिलता है। दूसरा कि भैया ये जिंदा होते हैं, मतलब इनमें लाइफ होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लोरा फाउना, जितनी भी तरह की मछलियां होती है, कैटल हो गया, या फिर हम खुद ह्यूमन बींग्स बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और दूसरा है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेस। इसमें क्या याद रखना है कि ये नॉन लिविंग थिंग से बने हुए होते हैं। सीधा सीधी क्या याद रखना है कि ये जिंदा नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब वो रिसोर्सेस जो रिन्यू होते हैं या फिर रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। और दूसरा है भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब ये दोबारा बनते नहीं है। अगर बनते भी हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, या फिर बोले तो हम इनको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब। अब हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से पहला नंबर में आता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स जो कि एक आदमी को बिलोंग करता है। जैसे मेरा खुद का घर हो गया, किसी के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, किसी के पास अपना खुद का एक वेल है। ये सारा आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स में। अब दूसरा है हमारा भैया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, मतलब ये रिसोर्स जितने भी मेंबर है एक कम्युनिटी के उनको बिलोंग करती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, कम्युनिटी पार्क हो गया, ये सब। तीसरा हमारा आता है भैया नेशनल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स जो एक कंट्री को बिलोंग करती है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब। और एक बात याद रखना कि अगर एक कंट्री का बॉर्डर से डायरेक्ट ओशियन स्टार्ट हो जाता है तो उस बॉर्डर से 22.2 किलोमीटर्स, जो कि कितना होता है 12 नॉटिकल माइल्स, वहां तक का जो एरिया है वो भी उस कंट्री को ही बिलोंग करता है। और चौथा नंबर में आता है भैया इंटरनेशनल रिसोर्स। तो हमने क्या देखा था कि एक कंट्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया आता है वो नेशनल रिसोर्स में आता है। लेकिन वहां से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स दूर चले जाए तो जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं ओपन ओशन। वो एग्जाम्पल है इंटरनेशनल रिसोर्स का। अब जो नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स है उसके बीच में जो ओशन का एरिया बचता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम देखते हैं रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला नंबर में आता है भैया पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि कुछ रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी करेंटली हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको यूज करने में हमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, गुजरात और राजस्थान में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने का। दूसरा नंबर में आता है भैया डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जिसका सर्वे हो चुका है, हमें पता है कि वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है और हम उसे प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, कोल। तीसरा नंबर में है स्टॉक रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं लेकिन हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाए। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतना डेंजरस है कि बहुत ही जल्दी आग लग जाता है। तो हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर पाए अभी। और चौथे नंबर में आता है भैया रिजर्व्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हमें पता है कि वो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसे यूज करने के लिए लेकिन हम उसे रिजर्व करके रखे हैं फ्यूचर जनरेशंस को यूज करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो ये था हमारा भैया रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। अब हो क्या रहा है, रिसोर्स का बहुत ही गंदे तरीके से यूज हो रहा है।
जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, या फिर डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया। और इतने फास्ट रेट से रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है कि भैया क्या पता आगे फ्यूचर में रिसोर्सेज ख़त्म भी हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, प्लस जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करे, ताकि भैया फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखे। अब हमारा एक नया टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। इसको हम समझते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट पाया जाता है। वही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। बेसिकली क्या है कि भैया कोई भी स्टेट में सारा चीज़ नहीं पाया जाता है, तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करे और प्लानिंग के बाद सारे स्टेट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे क्या होगा कि पूरा कंट्री एक साथ ग्रो करेगा। तो हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे किया जाता है। पहला स्टेप है हमारा कि भैया हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रीजन में कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, और हम उनका लिस्ट बनाएंगे कि भैया झारखंड में कोयला पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पानी पाया जाता है, राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी पाया जाता है। ऐसे करके हम लिस्ट बनाएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिसमें क्या होगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा होगा कि किस टाइप के लोग हमें चाहिए उस रिसोर्स को हैंडल करने के लिए। और तीसरा है हम कुछ इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारा रिसोर्स प्लान है और जो हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, उन दोनों को मैच करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो उत्तर प्रदेश में कुछ इंडस्ट्रीज़ है जिनको प्रोडक्शन के लिए कोयले की ज़रूरत है। अब हम क्या कर सकते हैं, झारखंड में जो बहुत सारा कोयला पाया जाता है वहाँ से हम कोयला सप्लाई कर सकते हैं यूपी में, ताकि वहाँ के इंडस्ट्रीज़ आराम से प्रोडक्शन कर सके। तो यही था हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अब कोई भी तुम्हें अगर ये पूछ दे कि भैया बताओ रिसोर्स को कैसे कंजर्व करेंगे, तो उसको एक लाइन में आंसर देना कि भैया हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। मतलब डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि भैया हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, प्लस हम इस रेट से रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम रिसोर्स बचा के रख सके। तो ये था हमारा पूरा वीडियो रिसोर्स के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने अभी तक रिसोर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्स क्या होता है। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि भैया ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया। लैंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है भैया प्लेन्स, जो कि 43% है टोटल लैंड का। यहाँ पे हम खेती करते हैं, बिल्डिंग वगैरह खड़ा करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। दूसरा है भैया हमारा माउंटेन्स, ये 30% एरिया होता है टोटल लैंड का। माउंटेन सोर्स ऑफ रिवर है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी नदी है सब यहीं से स्टार्ट होता है फ्लो करना। दूसरा है भैया ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब लोग घूमने फिरने के लिए इधर जाते हैं। तीसरा आता है भैया हमारा प्लेट्यूज, जो कि 27% होता है। यहाँ से हमें मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है, जितने भी घने जंगल है सारा यहीं पे पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब ज़मीन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला आता है भैया फॉरेस्ट, मतलब ज़मीन जहाँ पे घने जंगल है। दूसरा है हमारा ऐसा ज़मीन जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, जैसे पहला नंबर में आता है बेरन लैंड और वेस्ट लैंड। बेरन लैंड मतलब बंजर ज़मीन, जहाँ पे भैया तुम कितना भी दिमाग लगा लो वहाँ पे फसल नहीं उगने वाला। और वेस्ट लैंड होता है ऐसा ज़मीन जिसको हम यूज़ में नहीं ला सकते, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ का वेस्ट डंप किया जाता हो या फिर उस ज़मीन में पानी जमा है। और दूसरा नंबर में आता है ऐसा ज़मीन जिसमें बिल्डिंग बना हुआ है, रोड बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, फैक्ट्रीज बना हुआ है, तो ऐसे ज़मीन में हम खेती नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें पहला आता है ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह घास चरने के लिए जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कुछ ऐसा ज़मीन जहाँ पे हम बैम्बू कल्टीवेशन करते हैं, रबर ट्री वगैरह उगाते हैं, मतलब बेसिकली हम खेती खाने के लिए नहीं करते हैं। और तीसरा है हमारा वेस्ट लैंड, जिसपे हम खेती कर सकते हैं लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और हमने उस पर खेती नहीं किया है। चौथा पॉइंट है हमारा फेलो लैंड। इसमें पहला नंबर में आता है करंट फेलो लैंड, मतलब ऐसा ज़मीन जिस पे हम खेती तो कर सकते हैं लेकिन हमने खेती नहीं किया है 1 साल से।
दूसरा पॉइंट है हमारा अदर फेलो लैंड, मतलब ऐसा जमीन जिस पे हम खेती कर सकते हैं लेकिन हमने उस पे खेती नहीं किया है 1 साल से लेके 5 साल तक। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेट सोन एरिया, मतलब ऐसा एरिया जिसमें हम 1 साल के अंदर 1 से ज़्यादा बार खेती करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं लैंड यूटिलाइज करने का। अब हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा लैंड है, जो ज़मीन है हमारा, उसका क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और वो अनफिट हो रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब खेती वगैरह करने के लिए। तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है भैया डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हम पेड़ का सफाई करते हैं, और ये माइनिंग के लिए भी किया जाता है, मतलब जहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। स्पेशली ये होता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा वगैरह में। दूसरा पॉइंट है हमारा ओवर ग्रेजिंग, मतलब भेड़ बकरी वगैरह बहुत सारा घास खा जाते हैं। ये ज़्यादातर होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तीसरा पॉइंट है हमारा ओवर इरिगेशन, बहुत सारा पानी डाल देना। ये होता है भैया पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स है उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और दूसरे नंबर में ज़मीन अल्कलाइन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री से, वो जाके ज़मीन में सेटल होते हैं और ज़मीन का क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जितना भी कचरा निकलता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, वो सारा जाके कोई भी ज़मीन में डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण वो सारा ज़मीन अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। अब लैंड डिग्रेडेशन है तो कंजर्वेशन मेजर्स होगा ही। तो पहला नंबर में आता है भैया एफॉरेस्टेशन, मतलब जितना तुमने पेड़ काटे भैया चुपचाप लगा दो, अगर लगा दोगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो पहला वही आता है एफॉरेस्टेशन। दूसरा नंबर में आता है भैया मैनेजमेंट करना ग्रेजिंग का। बेसिकली मतलब जो भेड़ बकरी गाय है इनके लिए एक एरिया डिफाइंड कर देना और उनको बताना कि सुनो भैया तुम लोगों को यही एरिया के अंदर चरना है, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि भैया तुम लोग सारा ज़मीन खराब कर देता है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर इरिगेशन करना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पानी मिल गया तो बहुत सारा पानी डाल दिए खेत में, इससे भैया हमारा ज़मीन खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम स्प्रिंकलर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है भैया कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज करें। तो ये था भैया हमारा लैंड रिसोर्स। आगे हम लोग मिलते हैं, पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। तो कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारा टॉपिक है भैया सॉइल एज अ रिसोर्स। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया लैंड और सॉइल में क्या अंतर है। तो लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं जमीन, मतलब जिस पे हम पैर रख सकते हैं, और उसका जो अपर पार्ट होता है, मतलब लैंड का जो अपर पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं भैया सॉइल। अब सॉइल एज अ रिसोर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया वो फर्टाइल होता है, जिसके कारण हम उस पर खेती कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है भैया मिट्टी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि रैट्स हो गया, स्नेक्स हो गया, एंड्स हो गया, ये सब। अब एक पॉइंट याद रखना है, सॉइल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पहला नंबर में आता है भैया अलूवियल सॉइल। इसमें हम टोटल 5 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस से डिपॉजिट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ये बहुत ही फर्टाइल होता है और इसमें बहुत सारा कुछ पाया जाता है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, पोटैश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया, ये सब। तीसरा पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान में। चौथा पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल 2 तरह का होता है उसके एज के हिसाब से। पहला आता है भैया बांगर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड अलूवियल सॉइल। ये लेस फर्टाइल होता है और इसमें कंकड़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। दूसरा नंबर में आता है हमारा खादर, जिसको हम बोलते हैं न्यू अलूवियल सॉइल। ये ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसमें बहुत ही कम कंकड़ पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल में हम शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब उगा सकते हैं। दूसरा सॉइल है हमारा ब्लैक सॉइल। इसमें भी 5 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि भैया ये ब्लैक कलर में होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और इसका एक और नाम है रेगुर सॉइल। दूसरा पॉइंट है भैया इसमें हम लोग कॉटन उगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र मलवा रीजन में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। फोर्थ पॉइंट है भैया ब्लैक सॉइल के पास कैपेसिटी होता है मॉइस्चर को होल्ड करने का,
और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया, लाइम हो गया, ये सब। और फिफ्थ पॉइंट है भैया, गर्मी के सीजन में ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं और जब ये भींगा हुआ होता है तो वो स्टिकी हो जाता है। तीसरा सॉइल है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। इसमें भी टोटल 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल रेड इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखता है। तीसरा पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक से बनता है, जहां पे भैया लो रेनफॉल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये पाया जाता है कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसमें हम लोग शुगर केन, व्हीट, राइस, रागी, पोटैटो ये सब उगा सकते हैं। चौथा नंबर में आता है भैया लेटराइट सॉइल। इसमें भी टोटल 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला है हमारा ये सॉइल पाया जाता है हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर रीजन में। दूसरा पॉइंट है हमारा हाई टेम्परेचर होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में वो मर जाते हैं, जिसके कारण भैया ये लेस फर्टाइल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा लेटराइट सॉइल में बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और कुछ हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसमें हम लोग टी, कॉफी, कैश्यू नट्स ये सब उगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारा सॉइल है भैया एरिड सॉइल। इसमें भी टोटल हमें 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है ऐसे एरियाज में जहां बहुत ही कम बारिश होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एरिड सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है और ये सैलाइन इन नेचर होता है। तीसरा पॉइंट है भैया हाई टेम्परेचर होने के कारण ना तो सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है ना ही मॉइस्चर पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है वेस्टर्न राजस्थान में और इसमें हम खेती कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारा पानी चाहिए होगा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा जैसे ही हम सॉइल में डीप जाते हैं तो कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कंकड़ बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और लास्ट सॉइल है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, जिसमें हमें 4 ही पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है हिली और माउंटेन एरियाज में जहां पे ठीक ठाक बारिश हो जाता है। दूसरा पॉइंट है भैया लोकेशन के हिसाब से अलग अलग तरह के सॉइल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम माउंटेन के अपर पार्ट में देखें तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है क्योंकि स्लोप बहुत ही ज्यादा होता है। वहां का सॉइल एसिडिक भी होता है, लेस ह्यूमस कंटेंट भी होता है सॉइल में, और तीसरा भैया कि वो लेस फर्टाइल भी होता है। वही हम लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन में देखें तो वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होता है। तो ये हो गया भैया हमारा सॉइल के टाइप्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, मतलब जो टॉप लेयर होता है सॉइल का उसका गायब हो जाना। इसका भैया बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे हम कुछ नेचुरल फैक्टर्स देखते हैं, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया। इसके कारण क्या होता है, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है या तो वो बह जाता है या फिर उड़ जाता है। अगर मैन मेड रीजन्स में जाए तो उसमें आता है भैया डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हम करते हैं, माइनिंग हो गया, ये सब। बुक में हमारा 3 तरह का सॉइल इरोजन दिया हुआ है। पहला नंबर में आता है भैया गलीज। इसमें क्या होता है, रनिंग वाटर के कारण सॉइल के बीच में गड्ढा हो जाता है और डीप चैनल्स बना देता है। इसको हम चंबल एरिया में रैविन्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा सीट इरोजन। इसमें क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर से पानी फ्लो करता है तो टॉप लेयर को बहा के ले जाता है। तीसरा है हमारा विंड इरोजन, मतलब तेज हवा के कारण टॉप लेयर सॉइल का उड़ जाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। पहला पॉइंट है भैया एफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाने से ये फायदा होता है, जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बहता नहीं है या फिर उड़ता नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा काउंटूर प्लोइंग। इसमें हम काउंटूर लाइंस के अलोंग खेती करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर जो तेजी से फ्लो करता है उसका फोर्स कम हो जाता है। तीसरा है भैया टेरेस फार्मिंग, मतलब पहाड़ में हम सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती करते समय कुछ बीच बीच में लाइन छोड़ देते हैं और वहां पे भैया हम बड़े बड़े घास लगाते हैं, जिसके कारण जो हवा का फोर्स है वो कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इसमें हम लाइन से पेड़ लगाते हैं जिससे विंड कंट्रोल हो जाता है, प्लस ये हेल्प करता है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में। तो यही था हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।